मित्रों, पुनः आप सभी के समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूँ, जो आज का हमारा विषय है स्वर संधि। इसके पूर्व वाले वीडियो में हम लोगों ने सम्यक तरीके से स्वर संधि के आठों भेदों को सूत्र सहित समझने का प्रयास किया था। उसी के क्रम में, उसी के श्रृंखला में आज हम सर्वप्रथम जो पहला जो भेद था स्वर संधि का, जिसका नाम है दीर्घ संधि, उससे आज हम सम्यक तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले, दीर्घ संधि को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे पुनः यह आग्रह है कि यदि इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। तो आइए हम सभी दीर्घ संधि को प्रारंभ करते हैं। जब दीर्घ संधि की बात आती है तो सर्वप्रथम हमें क्या देखना चाहिए? सर्वप्रथम हमें दीर्घ संधि का जो मूल सूत्र है, कभी भी हमें मूल चीज़ें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका मूल सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अब बस केवल ये एक पंक्ति का यदि हम सूत्र समझ जाते हैं तो हमें नहीं लगता कि आप कभी दीर्घ स्वर या दीर्घ जो है दीर्घ संधि में आप कभी किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है। तो हम देख सकते हैं अकः सवर्णे दीर्घ। अब आपको समझना है कि एक शब्द है अकः। ये अकः क्या होता है? तो अकः एक क्या है? एक प्रत्याहार है। संस्कृत में महर्षि पाणिनि जी के द्वारा प्रत्याहार बनाए गए हैं और उन्हीं प्रत्याहारों में एक प्रत्याहार है जिसका नाम है अक प्रत्याहार। अब ये अक प्रत्याहार, जैसे हम डॉक्टर को हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, डी आर लिख देते हैं तो पूरे डॉक्टर का बोध हो जाता है। जैसे हम पंडित को क्या करते हैं, पीटी लिख देते हैं तो पूरे पंडित का बोध हो जाता है। वैसे ही महर्षि पाणिनि ने कुछ प्रत्याहार बनाया और ये प्रत्याहार है अक प्रत्याहार है। और अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो अ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा हिंदी में देखेंगे, यहाँ पर परिभाषा दी गई हुई है कि अ, ई, उ, री के बाद कोई सवर्ण, सवर्ण का अर्थ होता है उसी के जाति का या उसी के जैसा अक्षर हो तो दोनों के स्थान पे उसी वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाता है। सूत्र देखेंगे, अकः यानी अ, ई, उ, री वर्णों के स्थान पर इन्हीं जाति का या इन्हीं के जैसा यदि वह ह्रस्व या दीर्घ वर्ण हो जाता हो तो उसके स्थान पे हम क्या करते हैं, दीर्घ हो जाता है। अब आइए, इसके कुछ नियम भी दिए गए हैं। अवलिक आद या आ मिलकर इक्वल टू क्या बनता है, आ ही बनता है। जैसे ई प्लस ई मिलकर दीर्घ ई बनता है, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ही बनता है, या ह्रस्व ई मिलकर ह्रस्व ई तथा दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ही बनता है। तो इस तरीके से हम उ को देख सकते हैं तो ह्रस्व उ या दीर्घ उ मिलकर उ ही बनता है। तो इस तरीके से री, ह्रस्व री या दीर्घ री मिलकर क्या बनता है, दीर्घ री ही बनता है। तो इस तरीके से हमने इसके नियम को देखा। आइए हम इसके प्रत्येक उदाहरण को, प्रत्येक के एक एक उदाहरण को देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ आपसे ये भी आग्रह है कि वीडियो को अंतिम तक देखें, क्योंकि इसी संधि से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं वीडियो के अंतिम में। उन प्रश्नों को हम इस नियम पूर्वक पढ़ने के साथ उन प्रश्नों को करेंगे और उन प्रश्नों को करने के बाद उसी के अगले वाले पेज में उसी के उत्तर भी दिए गए हैं। तो उन उत्तर से हम स्वयं मिलान करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि प्रत्येक कितने उत्तर आपके सही हो रहे हैं। तो आइए हम पहले इसके उदाहरण देखते हैं। जो सबसे पहला जो था अ प्लस अ या आ प्लस आ इक्वल टू बनता है आ ही बनता है। तो एक उदाहरण देखेंगे। एक उदाहरण है परम प्लस अर्थ। अब संधि में जो परम है इसको क्या कहते हैं, हम पूर्व पद कहते हैं, और अर्थ को क्या करते हैं, उत्तर पद कहते हैं। तो जब कहीं भी संधि होगी तो संधि में 2 वर्ण मिलेंगे और दोनों वर्णों से मिलकर एक तीसरा जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में परिभाषा को पढ़ा था। अब यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व पद क्या है, परम है, और उत्तर पद क्या है, अर्थ है। तो अब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, तो परम में जो सबसे अंतिम वर्ण म है और म में क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है। और उत्तर पद का जो सबसे पहला वर्ण है वह क्या है, अ है। तो आप देख सकते हैं अ प्लस अ और बराबर क्या हो जाता है, आ होगा। तो वैसे हम क्या करेंगे, परम शब्द में
परम में और अर्थ जो है इस दोनों में देखा गया तो परम में म का अ, अर्थ का अ दोनों मिलकर आ बना। तो हमारे पास अवशिष्ट बचे थे परम में हलंत और आ प्लस थ, और इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, परमार्थ बन जाएगा। यानी परम प्लस अर्थ क्या हो जाता है, परमार्थ हो जाता है। म का अ और अर्थ का अ दोनों मिलकर आ हो जाता है, और इसे हम अंतिम में जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम सभी ई पर देखते हैं। तो ई प्लस ई बराबर क्या होता है, दीर्घ ई ही होता है। तो अब देखेंगे रवि प्लस इंद्र। रवि क्या है, पूर्व पद है, इंद्र क्या है, उत्तर पद है। तो रवि का जो पूर्व पद है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, व में ह्रस्व ई है, और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, इंद्र का ई है। तो ई धन ई इस बराबर क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। तो हम रवि में हम रव शब्द में रवि में जो है व में जो दीर्घ ई मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाता है। तो रवि प्लस इंद्र रविंद्र। अब आते हम सभी ऊ पर आते हैं। तो ऊ को देखेंगे भानु प्लस उदय। अब भानु में क्या है, न में ऊ है, और उदय में जो है उदय का ऊ और ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बन गया, दीर्घ ऊ बन गया। तो बन जाता है भानु प्लस उदय भानुदय बन जाता है। वैसे ही आगे देखते हैं हम सभी। आगे जो उदाहरण है पितृ प्लस रीढ़। अब यहाँ पर देखेंगे पितृ को पूर्व पद कहते हैं, रीढ़ को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, त में री की मात्रा है, और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, री है, और री प्लस री मिलकर दीर्घ री बनता है, जो यहाँ पर नहीं लिख पाएगा क्योंकि उस तरीके से दीर्घ री का कोई वर्ण नहीं आ रहा था टाइपिंग करने पर, संस्कृत टाइपिंग करने पर। तो यहाँ पर हम समझेंगे री प्लस री मिलकर क्या बनता है, दीर्घ री बनता है। तो पितृ प्लस रीढ़ और क्या हो जाता है, पितृरीढ़ बन जाता है। यहाँ भी आप री में जो डबल री की मात्रा बन जाती है तो बन जाता है पितृरीढ़ बन जाता है। वैसे ही आगे मातृ प्लस रीढ़ बन जाता है, मातृण बन जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनेक उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मुरारी है तो मुर प्लस अरि, र में क्या है, अ है, और उधर उत्तर पद का क्या अ है, अ प्लस ए मिलकर क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो मुर प्लस अरि क्या हो जाएगा, मुरारी हो जाएगा। वैसे ही विद्या प्लस अर्थी तो क्या हो जाता है, विद्यार्थी बन जाता है। गिरि प्लस ईश्वर क्या बन जाएगा, गिरीश्वर बन जाता है। वैसे ही रवि प्लस इंद्र रविंद्र। सरयू प्लस उर्मी। अब यहाँ पर देख सकते हैं सरयू में सरयू जो है वह पूर्व पद है और उर्मी जो है उत्तर पद है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, यम में ऊ है, और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ ऊ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर भी क्या बनता है, दीर्घ ऊ ही बनता है। वैसे हम देख सकते हैं पितृ प्लस रीढ़ पितृढ़, मातृ प्लस रीढ़ मातृण। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि हमने स्वर संधि की प्रत्येक उदाहरणों को सम्यक तरीके से समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि सारे उदाहरण आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आते हम सभी कुछ इसी संधि से संबंधित कुछ आपको प्रश्न दिए गए हैं आपके लिए। इन प्रश्नों को आप देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है महाशय रत्नाकर महेंद्र भूपरि और मातृरीढ़। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं स्क्रीन पर। इन 5 प्रश्नों को आप खुद से करेंगे, और करने के बाद इसी के अंतिम वाले पेज पर हम देख सकते हैं इसका उत्तर भी दिया गया है। तो खुद से हम इस उत्तर का मिलान भी करेंगे और कमेंट बॉक्स जरूर बताएंगे कि आपके प्रत्येक जो 5 जो उदाहरण थे इसमें आप कितने आपके सही हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी सूर्यजनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। पुनः ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, शेयर ज़रूर करें। तो पुनः मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को हरि ओम नमो नमः।